हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब कैसे तैयारी कर रहे हैं? होप आप सब बड़े से तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर जो 2 है वो करवाने जा रहा हूँ, क्लास 9 का। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कोशिश करता हूँ आपको प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन सभी की वीडियोस नहीं पॉसिबल हो पाती, तो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, एसी स्टार्टर के नाम से ही है वो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर 2 करवा रहा हूँ, ठीक है। 40 मार्क्स का है, 90 मिनट्स का है। प्रैक्टिस पेपर 1 में मैं अच्छे से समझा चुका था कि बीच में से जो पार्ट ए है उसमें 16 क्वेश्चन करने हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो रहेगी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में भी बीच में 16 करने हैं, और 10 जो क्वेश्चन है पार्ट सी में, सेक्शन सी में, उसमें से केवल आपको 8 करने हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। 4 चॉइस दी जाएंगी जिसमें से एक सही होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। मतलब अगर आपके 40 में से 40 मार्क्स आए तो 40 ही हैं, 40 में से अगर 30 आए तो आपके 30 मार्क्स हैं। मतलब गलत आपने 10 क्वेश्चन कर दिए तो उसकी आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। मैंने प्रैक्टिस पेपर 1 में अच्छे समझाया, आप वो भी देखिएगा, ठीक है। अच्छे से एक चीज़ समझाइए, एक्स्ट्रा भी समझाया है ताकि आप पेपर अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा हो बाहर से, आउटसाइड से, क्योंकि इस समय रेन हो रही है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहला सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो 2 परिमेय संख्याएं हैं, जो 2 रेशनल नंबर हैं, उसके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। देखिए, अगर जैसे 3 और 4, 3 एंड 4, अगर मैं बोलूँ ना इसके बीच में कितने नंबर हैं, तो आप बता सकते हैं इसके बीच में कितने नंबर हैं। बच्चों, इसके बीच में बहुत सारे जो है ना परिमेय संख्याएं हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर है इसके बीच में। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूँ ना, 3.1, 3.2, तो देखो ये 3 और 4 के बीच में तो आ रहे हैं। और अगर किसी बच्चे ने 3.0001 ले लिया, 3.002 ले लिया, वो 3 और 4 के बीच में तो आ रहा है। तो याद रखना बच्चों कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इनके इसका बी आंसर है, ये अच्छे से याद रखना। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्लियर करता हूँ, होप आपको आ गया होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इनमें से किसके इक्वल होगा, मतलब किसको सोल्व करने पर एक्स का स्क्वायर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सभी को सोल्व करना पड़ता है, तभी हम पता लगा सकते हैं। देखिए, आपको कुछ बेसिक रूल आने चाहिए। यहाँ देखिए, इसका बेस सेम है, आधार समान है, तो पावर जो है वो घट जाएगी अगर डिवाइड है तो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक्स एक बार लिख लेंगे, और देखो 12/7 माइनस 5/7, ठीक है। अब आप इसको घटाइए, जब नीचे का हर समान होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऊपर वाले में से घटा देते हैं, 12 में से 5 के 7, और नीचे 7 का 7 ही रहेगा। तो 7 से 7 कट गया, एक्स के ऊपर आ गया 1। तो इसने पूछा था एक्स के ऊपर 2 कौन सा है, तो ये तो 1 आ रहा है। मैं इसको भी इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन बन के आ जाए, हाँ या ना। इसलिए क्योंकि भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो बहुत डीपली सीख रहे हैं, ठीक है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। उसके बाद जो है बी, तो बी में इसने बोला सॉल्व कीजिए, तो आप देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। एक्स है, इसके ऊपर 4 लिखा है, तो मैंने 4 लिख दिया। ये 1/3 है, तो मल्टीप्लाई में 1/3 लिख दिया। और ये जो रूट के यहाँ पे 12 लिखा है ना, जब रूट के यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसे होता है तो हम उसको जब रूट हटाते हैं ना, तो उसको 1/3 करके लिखते हैं। अगर यहाँ 12 है, तो यहाँ पे 1/12 लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं हटाता हूँ फिर आगे दिखाता हूँ, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, तो मल्टीप्लाई में 1/12 आया, समझ में आ गया कैसे आया, क्यों आया। अब इसको काटो, ऊपर नीचे काटो, देखो 4 से कटेगा, 4 1 4 3 12, तो ऊपर कितना आ गया, एक्स के ऊपर 1 1 जा 1 आ गया, और नीचे 3 3 जा 9 हो गया। तो एक्स के ऊपर 1/3 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। समझ में आगे कैसे सोल्व किया है। 1-2 बार दोबारा वीडियो को देख लेना जो अच्छे से सीख रहे हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक्स के ऊपर 3 दे रखा है, तो एक्स के ऊपर 3 लिख दिया। फिर पहले हमें रूट दे रखा है, तो रूट का 1/2 आ गया। अगर कुछ भी नहीं होता तो हम 1/2 मानते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम उसको कितना मानेंगे, 1/2 मानेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक्स के ऊपर 3 है
और यहाँ पर जो रूट है ना, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो 1/2, और ये 2/3 लिखा है ना, तो मल्टीप्लाई में 2/3 लिख देंगे। ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना, इसे बाद में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखो कैंसिल करो, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो देखो 2 से 2 कट गया ऊपर नीचे, 3 से 3 कट गया ऊपर नीचे काटते हैं। और अब ऊपर केवल 1 बच रहा है, नीचे भी 1 ही होगा, 1 1 जा 1, तो 1 आ रहा है एक्स के ऊपर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप सोचेंगे सर ये फोर्थ है, बिल्कुल ठीक, फोर्थ ही होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैसे। देखिए जहाँ मल्टीप्लाई है बेस सेम है, ऊपर वाला भी देखिए यहाँ पर हमने करा था बेस सेम था लेकिन डिवाइड था, ठीक है। यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई है बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई जब होता है बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो 2/4 प्लस 6/4, तो अब ऐड कीजिए कितना आएगा, देखो x का x, 4 का 4 एक ही बार लिख लेंगे, ऊपर 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 4 को काटो, 4 2 से कितना हो गया 8 हो गया, तो x के ऊपर 2 आ गया, ठीक है। तो x स्क्वायर आ गया, तो इसका डी आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका डी आंसर है, क्लियर हो गया। देखिए अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इसी के आसपास जैसे क्वेश्चन आने हैं, डीओए ने इशू किया, डीओए ने पेपर बनाने हैं, सेट करने हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि जो y है ना, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3x, ठीक है। तो ये कह रहा है इस पर कोई बिंदु होगा, वो कैसे फॉर्म में बनेगा। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3x लिखा है ना, तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा बिल्कुल सही होगा। आपको पता ना कि भले यह y पहले लिखा है, लेकिन जब हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, तो पहले x वाला लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है y वाला लिखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोल रहा है पहले वाले को चूज़ करते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इन चारों में से कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब चारों में से कौन सा जो है वो बराबर आता है। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन करना है ना आपको, तो आप एक लो और दूसरे के बराबर आ जाए तो यस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर a लिया ना, ये तो ये a किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है, पहले वाला x होता है ना। अब आप ये जो a है यहाँ पुट करो, देखो यहाँ a पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3a आ रहा है, तो देखो यहाँ y पे 3a है ना, तो बस इसका यही आंसर है, ठीक है। इसका a आंसर है। मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो है ना x होता है, क्या होता है x, तो x की जगह 3a पुट करो। देखो जब हम पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 3 से 9 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, a लिखा है, तो ये तो a तो है ही नहीं y, यहाँ पे तो 9 है, तो आप समझ गए ना। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बच्चों, तो पहले वाला पुट किया करो, अगर दूसरे वाला वही सेम आ जाए तो आंसर है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि वीडियो बनाई आपके लिए जा रही है, तो अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फ़ायदा ही क्या। देखिए जो a है ना, ये x होता है, तो आप x की जगह पुट कीजिए, बाकी आगे कर लेना वीडियो को, इनको आ गया है, बाकी वो भी दोबारा देखेंगे तो बेनिफिट ही होगा। ये 3 आ गया, तो देखो ये जो हमने x पुट करा तो y निकल गया ना, तो ये y निकल गया। तो जब हम एक पुट करें दूसरा सेम आ रहा है तो वो आंसर होता है। जैसे अगर मैं ये वाला पुट करता हूँ, ठीक है, देखो मैं आपको ये वाला पुट करके दिखाता हूँ, a, देखो x की जगह a लिखना है, तो जहाँ x है वहाँ a लिख दिया मैंने, तो y कितना आ रहा है 3 है। देखो यहाँ पर y 3 आ रहा है और यहाँ पर a/3 आ रहा है, तो ये 3 है तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये a आंसर हुआ। अगर अभी भी नहीं आया तो देखो फिर आपको वीडियो थोड़ी पीछे करके 2-3 बार सुननी है, पक्का विश्वास है आपको आएगा, ठीक है। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में बोला गया है कि 2 बिंदु दे रखे P और Q, ये और ये, ठीक है। तो ये कह रहा है इस P बिंदु का तो भुज, पहले हिंदी में समझना, और Q बिंदु का भुज घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा। देखो मैं आपको प्रैक्टिस पेपर 1 में बहुत कुछ एक्स्ट्रा समझा चुका हूँ। तो जो पहला x होता है ना, उसे भुज कहा जाता है, पहले हिंदी में बता रहा हूँ फिर इंग्लिश में बताऊँगा, ठीक है। y को जो है वो कोटि बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो P का भुज है उसे Q के भुज में से, ठीक है, दोनों को घटाना है। तो P का भुज कितना है 2, पहले वाले x को भुज बोलते हैं, माइनस Q का भुज कितना है -6, ठीक है। तो ये 2 लिखा, माइनस क्या हो गया +6, तो 8 आ गया, तो इसका आंसर 8 आ गया। अब इंग्लिश में देखिए
देखिए यहाँ पे बोला कि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पी ये दे रखा है, क्यू ये दे रखा है। कह रहा है एब्सिस ऑफ पी माइनस एब्सिस ऑफ क्यू। देखो मैंने अच्छे से बताया था कि एक्स और वाई जो पहला होता है उसे एब्सिसा कहा जाता है और बाद वाले को ऑर्डिनेट कहा जाता है। एग्जाम में जुड़ने ना एब्सिसा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दोबारा आए, ऑर्डिनेट पे भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ बहुत इजी पूछा गया कि पी के एब्सिसा में से क्यू के एब्सिसा को घटा दो। तो पी का एब्सिसा 2 है, माइनस यहाँ लिखा हुआ ब्रैकेट में क्यू का लिखना है, तो क्यू का माइनस का 6 है, तो 2 लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6, तो 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर ऑर्डिनेट बोला होता तो हम ऑर्डिनेट को घटाते। ठीक है, जैसे ऑर्डिनेट बोला ना, मान लो ऑर्डिनेट पूछा होता तो माइनस का 3 ब्रैकेट में 5 कर देते, तो ऐसे माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 8 आता। अगर ऑर्डिनेट पूछा होता तो, या सीसा बोला है तो इसका सी आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में दोबारा देख ला करो। ठीक है, आगे बड़ी क्लास में फ़ायदा होगा। अभी कह रहे हैं 5वां क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक माइनस के हैं, नेगेटिव है, तो वो बिंदु क्या होगा। ये कह रहा है अगर दोनों कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है तो पॉइंट क्या होगा। देखो मैंने अच्छे से बताया था डियर स्टूडेंट्स आप सबको कि ये प्लस प्लस होते हैं। देखो मैंने पिछले साल के भी बहुत सारे पेपर बना रखे हैं, उससे पिछले साल के पेपर बना रखे पूरे पूरे 3-3 घंटे के, 1.5 घंटे के, 2-2 घंटे के। आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेपर है वो। ठीक है, आपको पता होता है ये सेकंड वाले में ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। ठीक है, और ये फोर्थ होता है जिसमें एक्स प्लस का वाई माइनस का होता है। सबको पता है ना ये सूर्य, ये 4 होते हैं। अब इसने बोला क्या है कि दोनों ने ऋणात्मक है, इसे ऋणात्मक मत पढ़ना, नेगेटिव है दोनों, तो इसका आंसर क्या होगा। दोनों नेगेटिव होते तो तीसरा वाला होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए छठा क्वेश्चन। ये कह रहे 3 समांतर रेखाएं एक दूसरे को डैश प्रतिच्छेद करती हैं। देखो ये पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। पैरेलल लाइन पता है ना किसे कहते हैं, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर 3 पैरेलल है, 4 पैरेलल है, 5 पैरेलल है, 6 पैरेलल है, तो कभी जिंदगी में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। सुन रहे हो, ये कह रहे 3 पैरेलल लाइन है, वो लाइन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 3 पैरेलल एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी। हिंदी में समांतर रेखाएं जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, किसी भी बिंदु पर नहीं। क्लियर हो गया आप सबको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं डियर स्टूडेंट जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि अगर इन्फिनिटी है, 1/0 है, अगर रूट लग गया और रूट से वो रकम बाहर नहीं निकल रही, जैसे 3 है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता, पाई है, तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर की आपको वो भी बात याद रखनी है। ठीक है, हिंदी में अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, और ये भी बात याद रखनी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। ये 2 बातें याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हिंदी में बोलते हैं ये अशांत होते हैं ये। ठीक है, और अनावृत्ति होते हैं, मतलब समान रकम नहीं आती कभी एक बार भी। ठीक है, अनावृत्ति होती है। अब देखो ये देखो ये देखो, ये जो 0.14 है ना, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसने अपरिमेय पूछी है, इस पर बार लग गया ना, बार लग गया ना, ये भी परिमेय संख्या है। और ये देखो ये जो नीचे इस पर बार लगा हो, ये भी अपरिमेय है, ओ सॉरी परिमेय है। अपरिमेय इरेशनल नंबर उसे बोलेंगे जो बढ़ता रहे और कभी सेम रकम ना आए। देखो एक बात, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। दूसरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो रेशनल भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, लेकिन अपरिमेय तभी होगा जब वो बढ़ता जा रहा हो और सेम रकम ना आ रही हो। देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे 401 है, ये 4001 है, ये 40,001 है, तो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है और डॉट डॉट भी आगे बढ़ रही है, सेम नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा ना, तो इसी नंबर को अपरिमेय इरेशनल नंबर कहते हैं। ये याद रखना, ठीक है। जिन पर बार लग जाता है, जो रुके हुए होते हैं, वो रेशनल होते हैं। और इरेशनल की यही पहचान है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब रुकते नहीं हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब सेम रकम नहीं आती है, ठीक है। अशांत होते हैं, अनावृत्ति होती है। अशांत रुकना नहीं, अनावृत्ति मतलब एक जैसी आवृत्ति नहीं आती, ठीक है। और बार का मतलब होता है एक जैसी आवृत्ति आना। जैसे मैं इस पर बार हटाऊंगा ना, इस वाले पे तो 0.1416 बार बार लिखना पड़ेगा, 1416 1416, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये रेशनल माने जाते हैं क्योंकि सेम रकम बार बार आ रही है, ठीक है। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और ये इरेशनल है। समझ में आगे, इरेशनल हिंदी में अपरिमेय है। समझ में आगे ना क्यों अपरिमेय है, ठीक है, क्योंकि ये सेम सेम आगे
कम नहीं आ रही, 401 4001 आ रहा है इस तरीके से, और ये बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ये अपरिमेय जो होते हैं वो अशांत होते हैं, अनावृत्ति होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है, पहले हिंदी में देख लेते हैं क्या कह रहा है। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है, दो कोण जिसका टोटल 180 डिग्री है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए जिनका टोटल 180 डिग्री होता है ना, तो अगर यहाँ कोणों की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, कोणों की बात कर रहा है, तो दो कोण जिनका टोटल 180 होता है उससे हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, संपूरक कोण, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री। द टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, एडजसेंट तब होता तो इसका भी टोटल 180 है, लेकिन ये इंटीरियर में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स और वाई में कितने रैखिक समीकरण संतुष्ट हो सकते हैं। हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2। देखिए जब हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दी होती है ना, तो हम उससे बहुत सारी जो है इक्वेशंस जो है बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हम बहुत सारे जो इक्वेशन से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप देखिए जैसे x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, तो x प्लस वाई अगर मैं करता हूँ तो 1 और 2 कितने आते हैं, 3 आते हैं। ऐसे ही अगर मैं x माइनस वाई करता हूँ तो 1 में से 2 के कितने बचे, माइनस के 1 बचे। मतलब हम इधर की साइड वाले इधर जोड़ें या घटाएं तो इधर की साइड वाले इधर पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही मैं बहुत सारी इक्वेशन बना सकता हूँ। जैसे मैंने x को डबल कर दिया, उसमें y जोड़ दिया, यानी कि x का डबल यानी कि 1 का डबल 2, 2 में 2 जोड़े 4, तो बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। याद रखना बच्चों कि जब भी हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, तो इनसे कितनी इक्वेशन बन सकती हैं, तो आप क्या बताएंगे, इनफाइनाइट मैनी इक्वेशन बन सकती है, अनेक इक्वेशन बन सकती है। इसका आंसर क्या है, सी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है 10वां क्वेश्चन, ये कह रहा है इसके बारे में बताइए कि अगर ये चीज़ 3 सिचुएशन में दे रखी है तो इनमें से कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सही माना जाएगा। देखिए मैंने आपको अच्छे से समझाया था पिछली जो प्रैक्टिस पेपर था। देखो यहाँ ए भी शुरू में लिखा है, तो देखो इन सब में से ए भी किस में शुरू में लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए भी शुरू में लिखा है ना, लिखा है ना ए भी, तो उसके यहाँ क्यू आर है, तो ये क्यू आर भी शुरू में होना चाहिए, पर यहाँ क्यू आर शुरू में नहीं है ना, तो इसका मतलब ए आंसर नहीं है। तो अगर ए भी शुरू में लिखा है तो क्यू आर भी शुरू में होना चाहिए। सॉरी, देखिए नेक्स्ट है बी सी। ये देखिए अब ये बी सी है, इस वाले में देखिए यहाँ लिखा है बी और ये लिखा है सी, तो बी पहले लिखना है फिर सी बाद में, तो यहाँ पे आर पहले और पी बाद में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्यू पहले दे दिया और पी बाद में, तो ये बन ही नहीं रहा, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें देखो दे रखा है सी ए बराबर पी क्यू, तो ये देखिए ये लिखा सी ए, ये देखो ध्यान से देखो, ये सी पहले है ए बाद में है, पी पहले, और यहाँ पर देखो पी क्यू लिखा है। ठीक है, लिखा है ना पी क्यू, तो ये देखो यहाँ लिखा है पी पहले ए बाद में, देख रहे हो ना, इसका मतलब ये सही है आंसर। देखिए दोबारा समझिए, ये सी के बाद ए है, सी के बाद ए है, फिर पी के बाद क्यू है, तो पी के बाद क्यू है हो रहा है। अब बाकी सारे चेक करो, हमने तीनों में से एक में पता लग गया ना ये सही है, ऐसे पता लगाया जाता है। अब देखो बाकी पता करो, बाकी अब देखो यहाँ लिखा है ए बी क्यू आर, देखो ए के बाद बी तो क्यू के बाद आर, देखो क्यू के बाद आर है ना। अब तीसरा चेक करो बी सी, तो बी के बाद सी और फिर क्या है यहाँ पर पी आर, ठीक है, तो आर पी, तो ये आर पी आगे पीछे हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन आर और पी तो है ना, तो इसलिए हम इसको आंसर इसका क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सी आंसर। ठीक है, इस तरीके से मतलब उनकी पोजीशन वही रहनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऐसे ही है कि यहाँ पर भी ना आर पी देना चाहिए था, लेकिन अगर दे दिया है तो क्योंकि 2 सही हैं तो हम इसको भी सही कहेंगे। ठीक है, तो बाकी आंसर की भी है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो ये आपका आंसर हो गया क्लियर, सी आ गया आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 11th, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज इसकी भुजाएं हमें इतनी दे रखी है, 20, 15 और 9 दे रखी हैं। ठीक है, आपको इसका सेमी पैरामीटर बताना है। तो आपको पता है ना बच्चों, अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों को जोड़ के आधा करने को ही अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर कहते हैं।
तो आप तीनों को जोड़ें, कितना आएगा 20 + 15 + 9, इनको आप जोड़ेंगे तो आपका 44 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 44, और इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा सी 22 आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या, इसमें ज़्यादा नहीं था। अब ये कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, और आपको पता है ना इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 साइड बराबर होती हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जिसकी साइड 2 बराबर है वो 13 है, और उसका जो बेस है ना वो 24 है। तो हम जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल बनाया, ये दोनों इसकी साइड इक्वल है। ठीक है, ये 13 हो गया, ये भी 13 हो गया, और इसका जो बेस है वो 24 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसका एरिया निकालो। क्या निकालो, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें एस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद हमें एरिया का लगाना पड़ेगा एस वाला, हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले तो हम एस निकाल लेंगे। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों साइडों का टोटल कर लेंगे। 3 साइड का टोटल कर लेंगे, तो तीनों साइड्स हमें कितनी दे रखी थी, 13 दे रखी थी, 13 दे रखी थी, और 24 दे रखी थी। तो तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 13 13 26 और 30 50 हो गया। 50 का आधा करेंगे, कितना करेंगे, 25 आ गया। अब हमें 25 आ गया। अब हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी होता है ना ये फॉर्मूला। अब आपको सबको पता है कि एस कितना दे रखा है, एस है 25, और फिर 25 में से माइनस कर देंगे 13, फिर 25 में से क्या घटा देंगे, फिर से 13, और उसके बाद जो है 25 में से 24 घटा देंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 25 का 25 आ गया, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, और 25 में से 13 के कितने बचे, 12। ठीक है, तो ऐसे ही 12 बचेंगे यहाँ पर भी, और 25 में 24 का 1 बचेगा। तो ये बहुत आसान था। 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, 2 12 में से एक बाहर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए अंदर क्या बचा है, 25 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 12 बचा। एक लिखने की जरूरत नहीं होती, एक सब में होता है। तो 25 का 5 में 25 हो जाएगा। 12 का टुकड़े मत करो, क्योंकि 2 जोड़े दे रखे हैं, क्योंकि रूट का मतलब है 2 में से एक बाहर निकलना। तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, 2 12 में से एक 12 बाहर आ गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, तो कितना आंसर आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी के, एंगल बी बराबर 50 डिग्री के, तो सी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो जो सी है ना वो किसके बराबर होगा। तो अब आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो बना लेते हैं। और यहाँ पर ए बी सी नाम लिखा है, तो ए बी सी हमने लिख दिया। अब बोला ए बी बराबर किसके, ए सी के बराबर है। बी कितना 50 डिग्री के है। देखिए मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जब 2 लाइन बराबर होती हैं, ये 2 लाइन बराबर होती हैं, तो ये जहाँ खुल रही होती है वो बराबर होता है, ये और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो ये 50 का, तो ये कितने का होगा, 50 का होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा इसका 50 का। तो ये आंसर 50 आ गया। बहुत सिंपल था, सिर्फ सी पूछा था। अगर हमसे ए पूछा होता तो एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ए कितना होगा। अगर ये 50 का है, ये 50 का है, तो ये कितने का होगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, मेरे एफर्ट जो है मुझे लगेगा यूज़फुल हो रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो बी हो गया। नेक्स्ट है 14। ये कह रहा है जब 2 संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, मतलब 2 जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनको लेस करने पर 40 डिग्री आता है, तो ये कह रहा है वो एंगल कौन कौन से होंगे। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, आप इसको वेरिएबल मान के भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसी की मदद से कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी हमने एक MCQ भी करा था नहीं करा था, है ना। और इसने बोला है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिसका डिफरेंस जो है ना वो 40 का है। तो अब इन 4 ऑप्शन में देख लीजिए, मैं उससे भी करवा दूंगा दूसरे तरीके से भी, इससे भी देखो शॉर्टकट अगर हो जाए तो। 2 संपूरक कोणों का अंतर 40 है, तो देखो इन सब में से पहले देखो किसका टोटल 180 डिग्री आ रहा है। देखो इसको जोड़ोगे 180 आ रहा है, इसको जोड़ोगे 180 आ रहा है, इसको जोड़ोगे 180 आ रहा है, इसको जोड़ोगे 180 आ रहा है। सभी को जोड़ने पर 180 आ रहा है, लेकिन सबका अंतर 40 नहीं होगा, किसी एक का ही होगा। ठीक है, देखो 140 में 40 गए 100 आ रहा है, 110 में से 70 गए, ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पर 40 आ रहा है ना। और यहाँ पर देखो 20 आ रहा है, और यहाँ पर देखो 115 में से 65 गए, तो 11 में 6 गए 5,
तो 50 आ रहा है, तो सिर्फ 40 इसी का तो आ रहा है, तो ये आंसर हो गया इसका बी। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जिनको फॉर्मूले से करना है, जिनको फॉर्मूले से करना है तो उनको भी मैं बताता हूँ। देखिए इसने बोला है दो संपूरक कोण है, उसका अंतर 40 है, डिफरेंस देखा है 40 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा 40 ज़्यादा ही तो होगा, और दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। तो जब दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा तो x प्लस 40, पहले वाला x से दूसरा 40 ज़्यादा है, दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा तो x कितने होगा, 2x हो गए, प्लस का 40 माइनस का हो गया, तो 180 में से 40 के कितने बचे, 140 बचे। तो ये दो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो x कितने का आ जाएगा, 140 का आधा कितना होता है, 70 डिग्री आता है। अब x 70 आ गया, अब चेक कर सकते हैं, देखो ये 70 आ गया, दूसरा वाला उसमें 40 जोड़ देंगे 110 आ जाएगा। तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 12 बंटन में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है। देखो ये जो क्लास इंटरवल नहीं होते, ये जो मैंने आपको जैसे बताए थे 25 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 45 है, इस तरीके से ये कह रहा है। ये कह रहा है कि ऐसी ना ये 5 सीरीज़ दे रखी हैं, कितनी दे रखी है, 5 दे रखी, हमें नहीं पता वो कौन सी कहाँ से शुरू है। ये कह रहा है इसकी जो लोअर क्लास है वो 10 है, हिंदी में भी बताता हूँ आपको। ठीक है, इसकी लोअर क्लास 10 है, तो ये कह रहा है क्लास लिमिट हाईएस्ट वाले की बताइए, वो भी लोअर वाली। देखिए इसने पहले बता दिया कि 5 कंटिन्यूस क्लासेस हैं, और सबसे छोटा जो नंबर है वो है 10, और 5 का पहाड़ा लेना है आपको। तो पहले वाला अगर 10 होगा तो 5 का पहाड़ा लेना, 10 से 15, अगला क्या होगा 15 से 20, फिर क्या होगा 20 से 25, फिर क्या होगा 25 से 30, फिर क्या होगा 30 से 35। तो 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। तो 5वें में इसने बोला लोअर लिमिट क्या होगी, तो इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं, तो 30 इसका आंसर आ गया। अब हिंदी में देखो, हिंदी में ना ये कह रहे चौड़ाई तो 5 है, लेकिन निम्नतम जो वर्ग सीमा है वो 10 है। तो जब निम्नतम 10 है तो पहली बार 10 हुआ, तो 10 से 15 पे गए, 5 का पहाड़ा लेना ना, डिफरेंस क्लास साइज कितना है 5 का, तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, सॉरी 20 से 25, 25 से 30, फिर 30 से 35, 30 से 35। तो देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और कह रहा है 5वें में जो निम्न सीमा है वो कौन सी है, 30 की है, तो इसका 30 आंसर आ गया। ठीक है, निम्न सीमा नीचे वाले को, मतलब जैसे अगर हम 30 से 35 लिख रहे हैं ना, तो इसे निम्न सीमा कहते हैं, तो उस सीमा कहते हैं। और इसके बीच का जो अंतर होता है ना वो क्लास साइज होता है, वर्ग साइज होता है। ठीक है, चौड़ाई भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चौड़ाई भी। तो इसका आंसर में आ गया 30 कैसे होगा। उसके बाद आ जाइए 16 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाओं की लंबाई इतनी दे रखी है और 3 रुपये लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर के, तो उसको पूरा प्लेन कराने में कितना खर्च आएगा। तो एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कह रहा है कॉस्ट निकालनी है आपको, लेवलिंग करनी है, लेवलिंग। ठीक है, और आपको तीनों साइड दे रखी हैं, और 1 मीटर स्क्वायर के 3 रुपये दे रखे हैं, तो टोटल कितने रुपये लगेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया, और एरिया निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हीरोन फॉर्मूला। अब आप हीरोन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, पहले तीनों साइड दे रखे एस निकालेंगे, हाँ या नहीं, 51 37 और 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले एस निकालेंगे, तो 51 37 और 20, इन तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 1 8 हो गया, 5 3 8 10 हो गया, 108 हो गया। 108 का आधा कितना होता है, 54 होता है। एस निकल गया आपको 54। उसके बाद हीरोन फॉर्मूला अब आप अच्छे से सीख गए होंगे, क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो एस कितना दे रखा है आपको, 54 दे रखा है, तो 54 में से ए घटाइए, ए आपका कितना था, 51 मान लेते हैं पहले वाले को। ठीक है, उसके बाद 54 में से हम 37 घटा देते हैं। ठीक है, और तीसरा वाला 20 ले लेते हैं, 54। कोई भी आप आगे पीछे ले सकते हो, ए बी सी किसको भी मान लो। ठीक है, बस आपको सही करना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे इसको, तो 54 में से 51 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, 54 है ये। फिर 54 में से जाएंगे, 14 में 7 के 7 बचे, 4 में 3 के 1 बचे, 17 बचेंगे। 54 में से 20 जाएंगे तो 5 में से 2 के 3, 34 बचेंगे। तो इसका फिर आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे।
प्राइम फैक्टर करके गुणा कर लेंगे। तो 54 3 17 34, ठीक है। तो जैसे 54 है ना, तो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए हमें 54 दे रखा है, हमें 3 दे रखा है, 17 दे रखा है और 34 दे रखा है। हमें इसका स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो 9 6 54 होता है, 9 6 से 54 होता है, ठीक है। 3 का 3 लिख दिया, 17 का 17 लिख दिया और 17 दूनी 34 होता है, ठीक है। अब इसके इनके और टुकड़े कर दीजिए, ठीक है। तो इनके जो टुकड़े करेंगे हम, तो 9 का 3 3 9 होता है, 6 का 3 दूनी 6 होता है, 17 का 17 रहेगा, 17 का 17 रहेगा और 2 का 2 रहेगा, ठीक है। सुन रहे हैं आप? अब देखो 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 17 में से एक 17 बाहर आ जाएगा, है ना। ये वाला जो 3 है मैंने लिखा नहीं है ना, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और इन 17 में से एक बाहर आ जाएगा। तो जब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 306 आ जाएगा। देखो ये मैं बहुत बार स्क्वायर रूट समझा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसमें जल्दी कर दिया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप क्या करना है, जो पुराने वाले स्क्वायर रूट करवा रखे हैं, हीरो फॉर्मूले करवा रखे हैं, तो आप उससे थोड़ा सा हेल्प ले लेना। बाकी फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कर देना। तो 306 आ गया इसका। तो 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, 306 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 918 रुपये बनता है। तो हमारा 918 आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, तो इसका आंसर है 918, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है अगर एक रेखीय युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होगा। इंग्लिश में देखिए कह रहा है लीनियर पेयर है, अगर एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा क्या होगा। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जो रेखीय युग्म होता है, जो लीनियर पेयर होता है, वो एक लाइन पर टोटल 180 डिग्री का होता है। इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। और ये कह रहा है उनमें से अगर एक जो है वो न्यून कोण है, मतलब आपको पता है कि दोनों का टोटल 180 डिग्री है। अगर ये 70 डिग्री का है और ये 90 से कम है तो उसे न्यून कोण बोलेंगे, उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे जो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये बड़े वाला कितने का होगा, जो बड़े वाला है वो 110 का होगा और 90 से बड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। सिंपल सी बात है, अधिक कोण बोलेंगे। याद रखना कि अगर रेखीय युग्म में एक कोण न्यून कोण का है तो दूसरा क्या होगा, अधिक कोण का होगा। अगर लीनियर पेयर में एक एक्यूट एंगल है तो अनदर जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है कि पी क्यू आर में आर जो बराबर है पी के, आर किसके बराबर है, पी के बराबर है, ओके। और ये कह रहा है क्यू आर जो 4 है, पी आर 5 है, तो पी क्यू की आपको लंबाई पता लगानी है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, फिगर बनाते हैं। ये देखिए ये ट्रायंगल दे रखा है हमें और पी क्यू आर नाम दे रखा, तो हमने पी क्यू आर नाम दे दिया। कह रहा है आर बराबर पी के है, ये आर जो है वो बराबर है पी के। और मैंने आपको बताया था जब दो एंगल बराबर होते हैं तो जो साइड है वो कौन सी बराबर होगी, जहाँ वो बंद हो रही हैं, ये और ये दोनों साइड बराबर होंगे। अब वो कह रहा है क्यू आर जो है वो 4 है और पी आर जो है वो 5 है, तो पी क्यू कितना होगा। आपको बताया था ना मैंने, ये दोनों बराबर होंगी तो ये 4 होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर 4 आ गया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इस तरीके से 4 आ गया। नेक्स्ट पर देखिए। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक त्रिभुज की भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर एक ट्राइंगल है ना, उसकी जो साइड्स होती हैं उसको अगर हम डबल कर देंगे ना तो उसका एरिया जो है वो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना, याद रखना 4 गुना होगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखिए मान लेते हैं वो इक्विलेटर ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर होता है नहीं होता। अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है ना, उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल। तो हमने बोला कि हर साइड डबल हो जाए, तो पुराना वाला क्या याद रखना, पुराने वाला है √3/4 a का स्क्वायर। और नया वाले में क्या बोला, उससे साइड डबल हो जाए तो a की जगह क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, क्योंकि डबल हो गई है भाई। a की जगह 2a लिख देंगे ना, वो डबल हो गया है, समझ में आ गया। तो √3/4 ये अलग चीज़ है, याद रखना। और 2 जो कितना होता है, 4 a का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, जो पुराने वाला है इसमें क्या चीज़ सेम दिखाई दे रही है, √3/4 a का स्क्वायर सेम दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, 4 एक्स्ट्रा आ गया। तो बाहर के इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 4 की हो रही है ना,
क्योंकि 4 एक्स्ट्रा है, इसलिए 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है, तो बिकम 4 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है 20 क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 250 से 270 का हमें इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो आपको जानना है कि इनमें से कौन सा जो है पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बता रखा है कि ये जो 270 है ना, इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब 270 इसमें नहीं गिना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 270 लिखा आ गया, और तो ये 270 का जो इंटरवल है वो इसके अंदर नहीं आएगा, 270 से 290 के अंदर गिना जाएगा। ये आपको अच्छे से पता होगा। तो ये कह रहा है कि 370 से 390 के बीच में इनमें से कौन कौन से आएंगे डाटा। तो आप देखिए 370 390 के बीच में बोला है, हाँ या ना? तो कौन कौन है? देखो, ये 268 जो है वो 370 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। ठीक है, ये जो है 310 हो गए, ये भी कम है, 272 भी कम है, ये भी कम है ना, 310 भी कम है। इन दोनों के बीच में देखना कौन सा है। ठीक है, 300 भी कम है, 320 भी कम है, 319 भी कम है, इसके बीच में नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये ऊपर चला गया, ये भी नहीं है। देखो 4 तो है ना 390 के बाद में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है, 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 ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कोई भी नहीं है। तो 0 आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलो ये तो ईजी था। तो देखिए मैंने 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं इस पार्ट में। ठीक है, और जैसे ही मैं पहले पार्ट में प्रोवाइड करूँगा, आपको पता ही है, फिर सारी की सारी वीडियोज़ को मर्ज करके आपको पूरी वीडियो भी एक साथ प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अभी ये 20 तक बहुत है इसके अंदर। ओके, थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, और जो पिछले साल के असेसमेंट वर्कशीट या जो पेपर हैं, जो मैंने मिड टर्म के पेपर बनाए थे, उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना रफ में, तो मैंने उसमें सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि पहले पेपर अलग आते थे, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि पेपर पुराने जरूर करने चाहिए 2-3 साल के। तो मैंने 2 साल के लगभग तो कर ही रखे हैं, आप ज़रूर देखना चैनल पर जाके। ठीक है।